कभी ऐसा होता है ना कि बस 2 मिनट शांति से बैठने का मन हो, शायद बालकनी में चाय लेकर या बस आंखें बंद करके, और तभी दिमाग में एक मीटिंग शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल। अरे वो ईमेल का जवाब देना था, घर आते हुए सब्जी लानी थी। उस दोस्त को फोन करने का वादा किया था। हाँ, अचानक से शांति की जगह एक एक पूरी लिस्ट चलने लगती है अधूरे कामों की, और लगता है कि ये मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जो हमें कभी चैन से बैठने ही नहीं देगा। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये अनुभव लगभग हर इंसान का है। तो इसी उलझन को समझने के लिए आज हमारे पास किताबी दुनिया सनातन विजडम का एक टेक्स्ट है। और ये टेक्स्ट इसी एक सीधे से सवाल की गहराई में जाता है। मन क्यों हमेशा अधूरे काम याद दिलाता है? तो आज का इरादा मन को काबू में करने का कोई शॉर्टकट या कोई नई माइंड हैक तकनीक सीखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो यहाँ जासूस बनकर आए हैं। हमारा मिशन सिर्फ ये समझना है कि मन ऐसा करता क्यों है, उसके काम करने का तरीका क्या है। हाँ, चलिए इस रोजमर्रा की परेशानी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस पहले विचार से जो ये स्रोत हमें देता है। और सच कहूं तो ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन मानना मुश्किल है। स्रोत कहता है कि मन हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमें जानबूझकर परेशान नहीं कर रहा। पर महसूस तो ऐसा ही होता है ना। ईमानदारी से कहूं, जब सोमवार की सुबह मेरा मन मुझे मेरे हफ्ते भर के अधूरे कामों की लिस्ट सुनाता है, तो वो दुश्मन जैसा ही लगता मैं है। समझ सकता हूँ। ये महसूस होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन स्रोत हमें नजरिया बदलने के लिए कहता है। वो कहता है कि मन को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक एक बहुत ही कुशल लेकिन जिद्दी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह देखिए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, उसका एक ही काम है, सिस्टम में कोई भी ओपन लूप या अधूरा काम न रहे, ये पक्का करना। ओपन लूप मतलब कोई काम जो शुरू हुआ पर खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। सोचिए, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया और पेमेंट बीच में ही अटक गई। अब वो वेबसाइट बार बार नोटिफिकेशन भेजेगी, योर ट्रांजैक्शन इज इनकम्प्लीट। हाँ, करती है। वो आपको परेशान करने के लिए नहीं है, वो बस उस अधूरे प्रोसेस को पूरा करना चाहती है। मन का स्वभाव भी ठीक ऐसा ही है। अच्छा। जब कोई काम अधूरा छूट जाता है तो वो एक ओपन लूप बन जाता है, और मन का डिजाइन ही ऐसा है कि वो बार बार उस पर हमारा ध्यान खींचेगा। ये उदाहरण अच्छा है। जैसे मेरे कंप्यूटर पर कोई फाइल 99% पर आकर अटक जाए, तो एक पॉपअप बार बार आता रहेगा। तो मन भी बस वही पॉपअप दिखा रहा है। ये उसकी कोई शरारत नहीं, बल्कि उसका काम है। शरारत तो बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उसकी जिम्मेदारी है। वो हमें पूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो हमें अधूरेपन के बोझ से आजाद करना चाहता है। इसलिए जब वो कोई अधूरा काम याद दिलाता है, तो वो ये नहीं कह रहा कि देखो तुम कितने नाकाबिल हो। हाँ, जो हमें लगता है। वो बस इतना कह रहा है, देखो यहाँ एक लूप खुला रह गया है, इसे बंद कर लो तो सिस्टम शांत हो जाएगा। इस एक नजरिए के बदलाव से ही मन के साथ जो हमारी अंदरूनी लड़ाई है, वो दुश्मनी से एक टीम वर्क जैसी लगने लगती है। ठीक है, मैं मानने की कोशिश करती हूँ कि मन एक सिस्टम है जो लूप्स बंद करना चाहता है। पर फिर सवाल ये उठता है कि ये लूप्स, ये अधूरे काम आते कहाँ से हैं? अच्छा सवाल है। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? और यहाँ स्रोत एक ऐसा कनेक्शन बताता है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। वो इन सारे अधूरे कामों को सीधे सीधे हमारी वाणी से, जो हम कहते हैं, उससे जोड़ता है। हाँ, और यही इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा हिस्सा है। स्रोत कहता है कि हर वो अधूरा काम जो आज हमारे मन में गूंज रहा है, उसका जन्म कभी न कभी हमारे ही शब्दों में हुआ था। हमारे शब्दों में? हाँ, किसी संकल्प में, किसी वादे में, किसी घोषणा में। मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा, मुझे वो किताब खत्म करनी है, रिश्ते को सुधारने की कोशिश करूंगा, आज ये रिपोर्ट भेजनी ही है। ये सब क्या है? ये वाणी से पैदा हुए संकल्प हैं। हमने शब्दों के जरिए एक इरादा जाहिर किया है। और जब वो शब्द, वो इरादा हमारे एक्शन में, हमारे कर्म में नहीं बदलता, तब वो एक ओपन लूप बन जाता है। ठीक वहीं पर वो एक अधूरा सर्कल बन जाता है। और यही स्रोत एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली बात कहता है। क्या? वो कहता है कि मन हमें ये काम याद नहीं दिला रहा है। याद नहीं दिला रहा? नहीं, याद दिलाने में एक इरादा होता है, एक एक्टिव कोशिश होती है। स्रोत के अनुसार मन ऐसा कुछ नहीं कर रहा, वो तो बस हमारे ही कहे हुए अधूरे शब्दों की प्रतिध्वनि कर रहा है, एक गूंज की तरह। 1 मिनट, ये बात थोड़ी और समझाइए। याद दिलाना और प्रतिध्वनि में क्या फर्क है? मुझे तो लगता है कि मेरा मन पूरी कोशिश करके जानबूझकर मुझे याद दिलाता है। एक गूंज तो पैसिव होती है, लेकिन ये विचार तो बहुत एक्टिव और जिद्दी लगते हैं।
ये गले नहीं उतरती। बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, आप एक खाली बड़े से हॉल में जाकर अपना नाम पुकारते हैं। ठीक है। अब हॉल की दीवारें आपका नाम दोहराएंगी। क्या वो दीवारें जानबूझकर, कोई इरादा रखकर आपका नाम दोहरा रही हैं? नहीं, वो तो बस ध्वनि के नियमों का पालन कर रही हैं। वो एक पैसिव माध्यम है जो आपकी ही आवाज को वापस आप तक पहुंचा रही हैं। स्रोत कहता है कि मन भी उस खाली हॉल की तरह है। हमने जो संकल्प लिए, जो शब्द कहे, वो हमारी आवाज थी। जब वो कर्म में नहीं बदले तो वो उस हॉल में गूंजते रहते हैं। तो अगर मन सिर्फ एक पैसिव स्पेस है, तो फिर कुछ विचार ज्यादा परेशान क्यों करते हैं और कुछ कम? मतलब कुछ गूंजें ज्यादा तेज क्यों होती हैं? हाँ, सही सवाल। जैसे मुझे टैक्स भरना है कि गूंज, मुझे वो मूवी देखनी है कि गूंज से कहीं ज्यादा तेज और परेशान करने वाली होती है। बेहतरीन सवाल। इसका कारण उस आवाज की तीव्रता में छिपा है जो हमने पैदा की थी। आवाज की तीव्रता। हाँ, जिस संकल्प के साथ जितनी ज्यादा ऊर्जा, जितनी ज्यादा भावना जुड़ी होती है, उसकी गूंज भी उतनी ही शक्तिशाली होती है। टैक्स भरने के साथ डर और जिम्मेदारी की भावना जुड़ी है। सही बात है। किसी दोस्त से किया गया वादा भरोसे की भावना से जुड़ा है, इसलिए उनकी गूंज ज्यादा तेज होती है। जबकि मूवी देखनी है, एक हल्का फुल्का विचार है, तो उसकी गूंज भी कमजोर होती है। अच्छा। मन भेदभाव नहीं कर रहा, वो तो बस भौतिकी की नियम की तरह काम कर रहा है। जैसी आवाज वैसी गूंज। वाह, ये तो पूरी जिम्मेदारी वापस हम पर ही डाल देता है। हम मन को दोष दे रहे हैं, जबकि वो तो बस हमारा ही पुराना रिकॉर्ड प्ले कर रहा है। ये समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी राहत है ना? अच्छा, इससे एक और चीज जुड़ती है जो हम सबका अनुभव है। दिन भर जब काम में व्यस्त रहते हैं, मीटिंग्स में, कॉल्स पर, तब ये गूंजें ज्यादा परेशान नहीं करती। लेकिन जैसे ही शाम को अकेले बैठते हैं या सोने के लिए लेटते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन सारी गूंजों का वॉल्यूम बढ़ा दिया हो। ऐसा क्यों होता है? ये अनुभव इस थ्योरी को और भी पुख्ता करता है। स्रोत इसका कारण बहुत ही सरल उदाहरण से समझाता है। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है, और उसी कमरे में कोई धीमी आवाज में कुछ फुसफुसा रहा है। क्या आपको वो फुसफुसाहट सुनाई देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। म्यूजिक के शोर में वो दब जाएगी। बिल्कुल। दिन भर की हमारी जिंदगी उस तेज म्यूजिक की तरह है। ऑफिस का काम, ट्रैफिक का शोर, लोगों से बातचीत, ये सब बाहरी शोर हैं। ठीक है। इस शोर में हमारे भीतर की जो धीमी गूंजें हैं, वो हमें सुनाई ही नहीं देती। लेकिन जैसे ही हम शांत होते हैं, रात को सोने के लिए लेटते हैं या ध्यान करने बैठते हैं, हम उस बाहरी म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर देते हैं। और जैसे ही बाहरी शोर कम होता है, भीतर का शोर, वो फुसफुसाहट, अचानक बहुत साफ और तेज सुनाई देने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि शांति में विचार बढ़ जाते हैं, बल्कि हमें वो विचार पहली बार ठीक से सुनाई देते हैं। सही। कई लोग शिकायत करते हैं कि मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मेरा मन और भागने लगता है। तो वो असल में पहली बार अपने मन की असली हालत से रूबरू हो रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो विचार बढ़ नहीं रहे हैं, बस अब उन्हें सुनने से रोकने के लिए हमारे पास कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो ध्यान में बैठना एक तरह से अपने मन का MRI करवाने जैसा है। आपको पहली बार साफ साफ दिखता है कि अंदर चल क्या रहा है। हाँ, ये डरावना हो सकता है, लेकिन ये एक जरूरी निदान है। समस्या को हल करने से पहले उसे देखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझा, मन दुश्मन नहीं, एक सिस्टम है। ये विचार हमारे ही कई बातों की गूंज है। हाँ। और शांति में ये गूंजें ज्यादा साफ सुनाई देती हैं। यहाँ तक सब समझ आता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, तो करें क्या? इन गूंजों को शांत कैसे करें? और यहीं पर ये स्रोत पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल अलग हो जाता है। ये कोई लिस्ट बनाने या पॉजिटिव सोचने को नहीं कहता। ये कहता है कुछ मत करो। हाँ, और यही बात इस दृष्टिकोण को सबसे क्रांतिकारी बनाती है। हमारी आदत है हर समस्या का समाधान करने में ढूंढने की। हमें लगता है कि कोई एक्शन लेना होगा। हाँ। लेकिन ये स्रोत कहता है कि इन मानसिक गूंजों के मामले में कोई भी एक्शन लेना वो आग में घी डालने जैसा है। लेकिन कुछ ना करना तो बहुत अजीब लगता है। अगर मेरे मन में बार बार आ रहा है कि मुझे वो जरूरी काम खत्म करना है, तो उसे अनदेखा कैसे करूं? ये तो जिम्मेदारी से भागने जैसा हुआ। नहीं, यहाँ कुछ ना करने का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। इसका मतलब है उस विचार के साथ कुश्ती लड़ना बंद करना। कुश्ती लड़ना बंद करना। हाँ, स्रोत बताता है कि जब हम किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हैं या जबरदस्ती उसे हटाने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में उसे और ज्यादा ऊर्जा दे देते हैं। ये उस प्रसिद्ध उदाहरण की तरह है कि अगले 1 मिनट के लिए एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो।
हाँ, और फिर दिमाग में सिर्फ गुलाबी हाथी घूम गया है। ठीक वैसे ही आप जिस विचार से लड़ते हैं उसे और मजबूत बना देते हैं। आपका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। तो फिर रास्ता क्या है? इसके विपरीत स्रोत एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा रास्ता सुझाता है। वो कहता है लड़ो मत, बस देखो। देखो। हाँ, जब वो विचार आए तो उसे स्वीकार करो। मन ही मन कहो, हाँ मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मुझे वो काम खत्म करना है। बस कोई जजमेंट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई तनाव नहीं। यानी एक्शन मोड से ऑब्जर्वेशन मोड में आना। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। हमारी तो पूरी ट्रेनिंग ही एक्शन लेने की है। मुश्किल जरूर है क्योंकि ये हमारी आदत के खिलाफ है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जैसे ही आप उस विचार को बिना लड़े बस एक दर्शक की तरह देखते हैं, आप उस विचार से अपनी पहचान तोड़ लेते हैं। अच्छा। पैदा हो जाती है और इसी दूरी से उस गूंज की, उस ओपन लूप की पकड़ अब पर कमजोर होने लगती है। क्योंकि हम उसे ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। बिल्कुल, और धीरे धीरे वो खुद ही शांत होने लगता है। तो अगर मैं इस अवलोकन के रास्ते पर चलती रहूं, विचारों से बिना लड़े, उन्हें बस आते जाते देखती रहूं, जैसे जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, तो आखिरकार होता क्या है? क्या इससे मन पूरी तरह खाली हो जाता है? नहीं नहीं, लक्ष्य मन को खाली करना नहीं है। स्रोत के अनुसार जब आप इस अवलोकन के मोड में सहज हो जाते हैं तो एक खास अनुभव घटित होना शुरू होता है। कैसा अनुभव? कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहां विचार उठता है, आप उसे देखते हैं और वो बिना कोई छाप छोड़े विदा हो जाता है। जैसे सांस अंदर आती है और बाहर चली जाती है। आपने उसे पकड़ा नहीं, आपने उसे धकेला नहीं, वो आया और चला गया। शब्द कमजोर पड़ जाते हैं। इस अनुभव को पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। यही पश्यंती की एक हल्की सी झलक है। पश्यंती वाणी का एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर है, पर हमें उसकी तकनीकी परिभाषा में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसे बस एक अनुभव की तरह समझें। ये कोई लक्ष्य नहीं है जिसे साधना से हासिल करना है, बल्कि यह अवलोकन का एक स्वाभाविक परिणाम है। अच्छा। जब आप लड़ना बंद कर देते हैं तो जो शांति स्वाभाविक रूप से मौजूद है वो अपने आप प्रकट हो जाती है। ये उसी शांति की एक झलक है। तो पूरी बातचीत का सार ये है कि हम जिस मानसिक शांति को ढूंढ रहे हैं, वो विचारों को मिटाकर या खत्म करके नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। वो मिलेगी विचारों की मौजूदगी में भी शांत रहना सीखकर। एकदम सही। शांति विचारों का अभाव नहीं है। शांति विचारों के शोर के बावजूद विचलित न होने की क्षमता है। और ये क्षमता किसी दिमागी कसरत से नहीं, बल्कि इस गहरी समझ से आती है कि ये विचार हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। चलिए आज की इस गहरी बातचीत को समेटते हैं। मुझे लगता है कि आज का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, अगर आज सिर्फ इतना भी समझ में आ गया कि मन हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक दोस्त है जो बस अपना काम कर रहा है, हाँ, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो तो बस एक आईना है जो हमारे ही अधूरे संकल्पों को हमें दिखा रहा है। हम कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं है, बस अपने अंदर के रास्ते को थोड़ा और साफ साफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। ये एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है कि यह एक सतत खोज है। आज हमने सिर्फ दरवाजा खोला है। हाँ, स्रोत भी कहता है कि पश्यंती पर आगे और बात होगी, यानी ये यात्रा जारी है। और मैं आज के श्रोताओं के लिए बस एक विचार छोड़ के जाना चाहूंगा। जरूर। अगर मन हमारे ही अधूरे संकल्पों की प्रतिध्वनि है, हमारे ही शब्दों की गूंज है, तो क्या होगा अगर हम उन गूंजों की आवाज से लड़ने के बजाय उनके बीच की खामोशी को सुनना शुरू कर दें? उनके बीच की खामोशी को? हाँ, हर दो विचारों के बीच, हर दो गूंजों के बीच एक पल का मौन होता है, एक खाली जगह होती है। अगर हम अपना ध्यान उस मौन पर ले जाएं, तो वो अवलोकन हमें अपने ही मन के बारे में और क्या सिखा सकता है।